Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about USET Sociology previous year question paper. लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज की इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं टोटल 30 क्वेश्चन. ओके ये 50 क्वेश्चन का सेट था जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और जो 30 क्वेश्चन अभी बचे हैं वो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे. तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर मैनी एग्जाम विच इज़ रिलेटेड टू सोशियोलॉजी डिसिप्लिन. तो आप किसी भी सोशियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट लेकर सॉल्व करें एंड खुद से आंसर देने की ट्राई करें और उसके बाद मैं आंसर बताती जाऊंगी और आपका कितना स्कोर बनता है उसे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को. ओके तो आज का हमारा पहला प्रश्न हम देख लेते हैं. ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो दोनों ही जो मीडियम वाले लोग हैं इसको अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं. Who among the following argues that stratification system is derived from common values? ठीक है, common values. निम्न में से ये किसने कहा कि स्तरीकरण व्यवस्था में सामान्य मूल्यों के आधार पर किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. मैक्स वेबर, आर के मोर्टन, किंग्सले डेविस एंड डब्ल्यू.ई. मूरे या टॉलकोट पार्सन. पहले आप खुद आंसर सोचें और उसको करें. तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टॉलकोट पार्सन. देखिए आप इसमें किंग्सले डेविस और मूरे से कंफ्यूज ना करें बिकॉज किंग्सले डेविस और मूरे ने उसका फंक्शनल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की थी, पर जब बात आ जाती है वैल्यूज की तो वहां पर हम टॉलकोट पार्सन को रखेंगे. ओके नाउ लेट्स नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 22. 1 मिनट. यस. In which of the following did the class structure develop at first? निम्न में से सबसे पहले वर्ग संरचना किसमें विकसित हुई थी, किस समाज में विकसित हुई थी? प्रिमिटिव सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी. आदिम समाज, जनजातीय समाज, कृषि समाज, औद्योगिक समाज. अब आपको ध्यान रखना है कार्ल मार्क्स ने जो अपना जो सोसाइटी का हमको दिया था उसमें उन्होंने 5 तरह की सोसाइटी की बात की थी, पर उसमें ये जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है. तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देने हैं. तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज एग्रीकल्चरल सोसाइटी. कृषि समाज से ही जो क्लास है, जो वर्ग है वो आए थे अकॉर्डिंग टू दिस. और अगर हम कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटल डिवीजन देखें तो जो स्लेवरी क्लासेस होती है, फ्यूडल क्लास होता है, फ्यूडल सोसाइटी से जो क्लासेस थी उसका उद्भव हुआ था. ओके नेक्स्ट देख लेते हैं. द राइज एंड फॉल इन सोशल स्केल विद इन अ पर्सन ओन लाइफ इज नोन एज. सामाजिक पैमाने के आधार पर एक व्यक्ति के जीवन में आए उतार चढ़ाव को हम क्या कहेंगे? एक व्यक्ति के खुद के जीवन में. ठीक है, इंटर जनरेशन वर्टिकल मोबिलिटी, इंटर जनरेशन हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, इंट्रा जनरेशन वर्टिकल मोबिलिटी या नन ऑफ द अबव. अंतर पीढ़ी लंबवत गतिशीलता, अंतर पीढ़ी क्षैतिज गतिशीलता, अंतर पीढ़ी लंबवत गतिशीलता या इनमें से कोई नहीं. क्या कहेंगे? तो देखिए जब पर्सन की ओन लाइफ की बात की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रा जनरेशन वर्टिकल मोबिलिटी. जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पर बढ़ते हैं. सोशलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. मनुष्यों में जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो किस समय होती है? देख लेते हैं. चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड एंड यंग एज में, द होल लाइफ एंड ओल्ड एज. बचपन में, बचपन एवं जवानी में, जीवन भर या बुढ़ापे में. तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा द होल लाइफ. एक व्यक्ति के जीवन भर सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक. नेक्स्ट देख लेते हैं. 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस. द स्टेटस रेप्यूटेशन अप्रोच वाज यूज्ड बाय. द स्टेटस रेप्यूटेशन उपागम का उपयोग किसने किया था? हेनरी मेन, एल वॉर्नो, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर. तो जो ये स्टेटस रेप्यूटेशन वर्ड है इसका यूज किया था कार्ल मार्क्स ने. ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं हम 26 पर.
Which is the appropriate term for a change in which increase human happiness and proceed towards the desired direction? उस परिवर्तन के लिए जो मानवीय संपदा को बढ़ाता है और इच्छित दिशा की ओर रहता है, कौन सा शब्द उसके लिए उपयुक्त रहेगा? डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ, वृद्धि, एवोल्यूशन, उद्विकास, प्रोग्रेस, प्रगति। क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रेस, प्रगति, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। Who among the following present the functionalist vein on religion? किसने धर्म को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था? टाइलर, मर्टन, डुर्खिम या वेबर? इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या होना चाहिए आंसर? आंसर हो जाएगा इमाइल डुर्खिम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्या कह रहा है? Which of the following item was not used by Merton in his paradigm of the functional analysis? प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अपने पैराडाइम में मर्टन ने किस मद का प्रयोग नहीं किया? मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा, स्ट्रक्चरल प्रेशर ऑन इंडिविजुअल, व्यक्ति पर संरचनात्मक दबाव, इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, प्रकार्यों की अपरिहार्यता। तो क्या आंसर होना चाहिए? मर्टन ने अपने पैराडाइम में किस चीज का यूज नहीं किया था? तो किस चीज का यूज नहीं करते हैं वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरल प्रेशर और इंडिविजुअल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, हु रोट दैट ऑल कल्चरल ट्रेड सर्व द नीड्स ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी? किसने लिखा कि सांस्कृतिक विशेषताएं समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। मेलिनोवस्की, यंग, डुर्खाइम या नन ऑफ द अबव? इसमें आपके लिए सीधे सीधे कीवर्ड है, आप पहचान सकते हैं। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलिनोवस्की, बिकॉज इसमें जो कल्चरल नीड्स की बात की गई है, तो मेलिनोवस्की टॉक्स अबाउट कल्चरल नीड्स इन सोशियोलॉजी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? मर्टन फेवर्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट फंक्शनलिज्म। मर्टन मानव शास्त्रियों के प्रकार्यवाद का समर्थन करते हैं। मर्टन रिजेक्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट फंक्शनलिज्म। मर्टन समाजशास्त्रियों के प्रकार्यवाद का विरोध करते हैं। मर्टन फेवर्स एज वेल एज रिजेक्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट फंक्शनलिज्म। मर्टन मानव शास्त्रियों के प्रकार्यवाद का समर्थन और विरोध दोनों करते हैं। या फिर देखते हैं, मर्टन्स नीदर फेवर्स नॉर रिजेक्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट फंक्शनलिज्म। मर्टन मानव शास्त्रियों के प्रकार्यवाद को ना तो समर्थन करते हैं ना ही विरोध करते हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए? इसका जो आंसर है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, इसका आंसर है ए। ठीक है, जो मर्टन है उन्होंने फेवर किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट फंक्शनलिज्म का। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31 is here. Who has written the book The Mind and the Society? The Mind and Society पुस्तक की रचना किसने की थी? मीड, पैरेटो, वेबर, ब्लूमर? बहुत इजी है, क्या हो जाएगा? The Mind and Society book is written by Wilfredo Pareto. B is the correct answer. Now question number 32 is here. Who among the following is of the view that most social actions are non-logical? निम्न में से किसका मत है कि अधिकांश सामाजिक क्रियाएं अतार्किक होती हैं? अब किसने लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन की बात की थी? आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। वेवो, पर्सन, पैरेटो या नन ऑफ द अबव? आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा आंसर? विल्फ्रेडो पैरेटो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 33, क्वेश्चन नंबर 33. The perspective of symbolic interactionism is linked with which of the following discipline? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद परिप्रेक्ष्य में किस विषय से संबंध है? मतलब जो सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म है, ये पर्सपेक्टिव किस डिसिप्लिन से रिलेटेड है? बहुत इजी, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से, सोशल साइकोलॉजी सामाजिक मनोविज्ञान से, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या सोशियोलॉजी समाज शास्त्र से। इजीएस्ट क्वेश्चन।
आंसर इज सोशियोलॉजी। भाई हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी में, बिल्कुल से। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 34। ओके, वर्सिटेन एसोसिएट विथ होम? वर्सिटेन का संबंध किससे है? वेबर, पेरेटो, ब्लमो या नन ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा? तो वर्सिटेन इज रिलेटेड विथ मैक्स वेबर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी अवधारणा सही नहीं है? एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, उत्पाद से वियोजन, एलिएशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रक्रिया से वियोजन, एलिएशन फ्रॉम सेल्फ, स्वयं से वियोजन, या एलिएशन फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, पूंजीपति से वियोजन। सही नहीं पूछा जा रहा है। तो एलिएशन का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? सभी को पता है। किसने दिया था? हमारे पॉपुलर थिंकर कार्ल मार्क्स ने दिया था एलिनेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें वो बताते हैं कि जो लेबर क्लास होती है, जो प्रोलेटरिएट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एलिनेट हो जाते हैं फ्रॉम दी 4 थिंग्स। तो उसमें से एक नहीं है, तो वो डी, कैपिटलिस्ट से वो नहीं एलिएट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 36, क्वेश्चन नंबर 36। Who among the following is the author of Class and Class Conflict in Industrial Society? निम्न में से क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? बहुत ही पॉपुलर बुक है ये और बहुत एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ऑप्शंस पर बढ़ते हैं। टॉलकट पार्सन, कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ या मैक्स वेबर? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, who among the following is of the opinion that conflict is instinctual? किसका मत है कि जो संघर्ष होता है वो प्रवृत्त्यात्मक होता है? कार्ल मार्क्स का, डेरेनडॉर्फ का, कोजर का, मर्टन का? बहुत ही इजी है, तो इसका आंसर भी डेरेनडॉर्फ ही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, who is said to have used the quantitative method in his study of the first time in sociology? समाजशास्त्र में अपने अध्ययन में सर्वप्रथम गणनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? हर्बर्ट स्पेंसर ने, पैरेटो ने, कार्ल मार्क्स ने या इमाइल डर्कहाइम ने? तो बिल्कुल से मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इमाइल डर्कहाइम। जब मैंने अपनी सुसाइड वाली जो वीडियो बनाई थी, जो इमाइल डर्कहाइम की पुस्तक भी है और उनका थ्योरी भी है द सुसाइड, तो उस पर मैं बताती हूँ आपको कि जो इमाइल डर्कहाइम ने जो इस पर रिसर्च की थी ऑन सुसाइड, तो उन्होंने सब सेकेंडरी डेटाज यूज किए थे एंड सेकेंडरी डेटाज को उन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड से यूज किया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 39 क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। Who has stated that complete objectivity in social research is not possible? ये किसने कहा था कि सामाजिक अनुसंधान में हम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो जाएं, ये संभव नहीं है? ऑगस्ट कॉम्ट, हॉबर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर? तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है वैल्यू न्यूट्रलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू फ्री होना, ये बताया था मैक्स वेबर ने। तो वो कहते हैं कि सोशल रिसर्च में हम पूर्णतः वैल्यू फ्री कभी हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट पर चलते हैं। हु हैज स्टेटेड दैट ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड कॉम्प्रिहेंडेड फ्रॉम इनसाइड? किसने कहा था कि जो मानवीय क्रियाएं हैं उनका अवलोकन और मूल्यांकन अंदर से हम कर सकते हैं, मानवीय क्रियाओं का? मैक्स वेबर, डब्ल्यू डिल्थे, ई आर लीच, जी डब्ल्यू एफ हीगल? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डब्ल्यू डिल्थे हो जाएगा। और डिल्थे को हम पढ़ते हैं अपने सोशल रिसर्च के टॉपिक में। ठीक है, सॉरी। नाउ 41। यस, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस? जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसे हम कहते हैं मानक विचलन, उसकी गणना निम्नलिखित मापों में से किसकी सहायता से हम करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक भी हमारा सोशल रिसर्च में आता है, तो इसका हम पहले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। मीन,
मीडियन या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, माध्य, माध्य का या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन, माध्य। मैं आपके लिए बहुत जल्दी से एक सोशल रिसर्च पर एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं इन सभी को बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ा दूंगी ताकि आप लोगों को बहुत एग्जाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सोशल रिसर्च टॉपिक से। नाउ 42 इज हियर। अब यहाँ पर हमें दो लिस्ट दी गई है और कोर्स दिए गए हैं, हमें देखना है और उन्हें क्या करना है, मैच करना है। ओके, लिस्ट 1 में दे गया है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन नंबर, परफेक्ट एवरेज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ओके, तो क्या होगा इसका देख लेते हैं। आप लोग पहले खुद से भी करने की ट्राई कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी में आ जाएगा हमारा मीन, ठीक है। फिर मैक्सिमम कंसंट्रेशन नंबर में आ जाएगा मैक्सिमम मोड। ओके, परफेक्ट एवरेज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स तो भाई कोरिलेशन होता है। तो इसमें भी आप देख लें, हिंदी में भी देख सकते हैं, वही रहेगा। तो इसका कोड क्या बना हमारा, पहला बन गया हमारा 3 4 1 2, यस ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका आंसर हो जाएगा। 43 पर बढ़ते हैं। विच मेजर इज यूज्ड टू फाइंड आउट कोवेरिएशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। देखिए क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात हो रही है, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, दो परिमाणात्मक चरों के मध्य परस्पर संबंध ज्ञात करने हेतु हम किस मापक का उपयोग करते हैं। जब दो क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो किसका यूज होता है, सहसंबंध गुणांक का, आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, फाई कोएफिशिएंट का, या दोनों का, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आर हमारा कोरिलेशन ऑफ कोरिलेशन होता है उसमें हम दो क्वांटिटेटिव्स का यूज करते हैं, और जो हमारा चाई वाला होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, दो तरह का यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ। पर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसमें हम सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का यूज करते हैं। मैं जल्दी से आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी सोशल रिसर्च पर ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं रिलायबिलिटी मीन्स क्या होता है, ठीक है। विश्वसनीयता से क्या अभिप्राय है, डेटा फ्री फ्रॉम बायस, पक्षपात रहित आंकड़े, डिपेंडेबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड, संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता, फ्रीडम ऑफ डेटा कलेक्शन, आंकड़े एकत्रित करने की स्वतंत्रता, डेटा कलेक्शन बाय वन रिसर्चर, एक शोधकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े। क्या होगा इसका आंसर, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता। ऑप्शन बी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 45। अभी सभी सोशल रिसर्च वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग इन्वॉल्व निरुष्दीय निदर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, निदर्शन, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। चांस ऑफ फ्यू यूनिट्स टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल्स, कुछ इकाइयों के निदर्श में समाहित होने की संभावना। ऑप्शन बी, इक्वल चांस फॉर एवरी यूनिट टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, प्रत्येक इकाई के निदर्श में समाहित होने की संभावना। या ऑप्शन सी, इक्वल चांस सम यूनिट्स इज नेगेटेड, कुछ इकाइयों के नकारने की संभावना। या चांस ऑफ डेलिबरेटली इंक्लूडिंग सम यूनिट्स ओनली, केवल कुछ इकाइयों के जानबूझकर समाहित होने की संभावना है। देखिए जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो सबसे यूज्ड और सबसे मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग टेक्निक है, बिकॉज इट हैज इक्वल चांस फॉर एवरी यूनिट टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। तो जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो ज्यादातर इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि जितने भी हमारे सैंपल साइज हमने लेकर आए हैं सब में से सबको सिलेक्ट करने के हमारे पास चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पर चलें। A statement of relationship between variables which are to be tested is known. दो चरों के संबंध को दर्शाने वाला कथन जिसका हम परीक्षण करते हैं। भाई जहां टेस्टिंग आ गई आप समझ रहे होंगे क्या होना चाहिए।
ऑप्शंस पे बढ़ते हैं। रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न, हाइपोथेसिस, उपकल्पना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, अध्ययन का उद्देश्य, प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी, अध्ययन की समस्या। क्या होना चाहिए आंसर? So answer for this question is option number B, that is hypothesis। क्योंकि hypothesis क्या होता है? What is hypothesis? Simply hypothesis is a tentative statement, है ना, and which can be tested, जिसको हमें टेस्ट करना है अपनी रिसर्च पर कि it is true or not, है ना। तो जहाँ पर हमें ट्रू टेस्ट करना होता है वेरिएबल्स को, that is hypothesis। Now question number 47 देख लेते हैं। Before and after observation are made in studies that have, पूर्व और पश्चात अवलोकन किन अध्ययनों में हम करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, अन्वेषणात्मक, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्रयोगात्मक, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। इसको हम डिस्क्रिप्टिव को हम कहेंगे व्याख्यात्मक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, व्याख्यात्मक होगा, वर्णनात्मक भी बोल सकते हैं। कल्चरल डिजाइन, सांस्कृतिक। तो देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब चीजें जहां आ गई दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, बी इज द correct answer. Now question number 48. Who among the following has used participant observation in his study? अब किसने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था अपने अध्ययन में? P.V. Young, W.F. White, B. Brown and Anderson। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज B, W.F. White। Now अब फिर से कुछ कॉन्सेप्ट एंड ऑथर्स हैं एंड वी हैव टू मैच देम। पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, भाई सबसे पहले पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन की बात कौन करते हैं? सभी को पता है, वो करते हैं हमारे मेलिनोवस्की। कंटेंट एनालिसिस की बात कौन करते हैं? तो कंटेंट एनालिसिस की बात यहाँ करते हैं हमारे R.K. मर्टन करते हैं। कंजेक्चुरल, इस कल्पित इतिहास, इसकी बात करते हैं हमारे इसका 3541 रेडक्लिफ ब्राउन। और रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं जहोदा एंड अदर्स। सहभागी अवलोकन मेलिनोवस्की। विषय वस्तु विश्लेषण हो जाएगा हमारा कंटेंट एनालिसिस बाय मर्टन। कल्पित इतिहास बाय रेडक्लिफ ब्राउन। शोध अभिकल्प बाय जहोदा एंड अदर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप देख लीजिए 3541, यस बी, ये वाला बी। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन ए एंड अदर इज अ रीजन। असर्शन एंड रीजन का है, तो असर्शन पढ़ लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री रिसर्च कैन हेल्प टू रेज पीपल्स कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अबाउट देयर एक्सप्लॉयटेशन। रीजन, life history research encourages people to reflect upon the factors that have shaped life experience। हिंदी में भी देख लेते हैं। जीवन इतिहास शोध लोगों में उनके शोषण के प्रति चेतना और जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। कारण, जीवन इतिहास शोध लोगों को उनके जीवन अनुभवों को स्वरूप प्रदान के कारकों को प्रोत्साहित कराती है। तो बिल्कुल दोनों सही है। देखिए अब एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है, ये आपको बिकॉज जोड़ना है इसके बीच में। आप बिकॉज जोड़ेंगे असर्शन और रीजन के बीच में और फिर देखेंगे ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल हो रहा है, तो इसका आंसर बी होगा कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नो वन मिनट, ये ए होगा क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई। ठीक है, ए आंसर होगा एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो इसका आंसर ए होगा 50 का। दोनों ही सही हैं और दोनों की व्याख्याएं भी सही हैं। तो आज हमने सॉल्व कर लिए हैं 50 क्वेश्चन, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सेट कंप्लीट हमने कर दिया है अभी के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। आपको अगर आपने अच्छे से इसे किया है तो बिल्कुल से आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। स्कोर क्या रहा है जरूर बताएंगे आप कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें और मेरे साथ सोशियोलॉजी पढ़ते रहें।